So today we are going to start the new topic of module number 2, that is impulse turbine. Okay, so basically we are going to see what is impulse turbine, what is a steam nozzle, what is the working principle of steam turbine, how the steam turbine can be classified, and what is difference between impulse turbine and reaction turbines. Okay, so let's start our discussion with the steam turbine. What is a steam turbine? It is a prime mover in which heat energy of steam is transformed into kinetic energy and later in turn it is transferred into mechanical energy of rotation of turbine shaft. Okay, मतलब स्टीम टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा प्राइम मूवर है जिसमें हीट एनर्जी जो है पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर फर्दर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट काय में होती है मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ द टरबाइन शाफ्ट. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मूवर? प्राइम मूवर मतलब कोई भी चीज को मूव करने के लिए उसको प्राइमरीली फोर्स जो लग रहा है टू मूव समथिंग, that would be the prime mover for that substance. For example, in our home we are using centrifugal pump to lift the water from lower height to upper height. Okay, then for supplying the power input to the centrifugal pump we will attach motor to it. So electrical motor acts as a prime mover for the सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, सिमिलरली जो स्टीम टरबाइन है उसके मोशन के वजह से दैट इज स्टीम टरबाइन रोटेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर. ओके, और sometime it is always also attached to the compressors etc to provide the motion to supply the power. Okay, so steam turbine is a prime mover in which heat energy of steam is transformed into kinetic energy and later in turn it is transformed into mechanical energy of the rotation of the turbine shaft. फिर टरबाइन में जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन मिल रही है उसी शाफ्ट में अगर हम जनरेटर को लगा दें तो वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और पावर डेवलप हो जाएगा मतलब हमारा. ठीक है, तो वो जनरेटर का काम है. टरबाइन का काम कहाँ तक है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं जनरेटर. ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस हो रही है बेसिकली हीट एनर्जी कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देन इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो ये दो स्टेप हो गए यहाँ पर. ओके, सो जो क्या क्या दो स्टेप हो गए? द ओवरऑल ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टेक प्लेस इन टू स्टेज. अवेलेबल हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी पहला स्टेज. दूसरा स्टेज काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. जो उसमें जो पहला स्टेज है जिसमें अवेलेबल हीट एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ये काय में अकम्प्लिश होता है? स्टीम नोजल में. ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज अकम्प्लिश विद द डिवाइस कॉल्ड स्टीम नोजल. तो स्टीम बॉयलर से या स्टीम जनरेटर से जो स्टीम बाहर जाती है वो टरबाइन में डायरेक्टली नहीं आती, पहले स्टीम नोजल के थ्रू होते हुए जाती है. स्टीम नोजल का काम क्या है? जो टरबाइन से सुपर हीटेड स्टीम आ रही है एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उसका प्रेशर को रिड्यूस करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना. या फिर प्रेशर रिड्यूस हुआ तो इनडायरेक्टली क्या रिड्यूस हो रहा है? एंथैल्पी, बिकॉज एंथैल्पी H इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस P इंटू V. इट इज इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क. ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप हुआ तो अल्टीमेटली एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है यानी कि हीट एनर्जी ड्रॉप हो रही है. ठीक है, तो अवेलेबल हीट एनर्जी ऑफ स्टीम क्या करता है? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. कौन? स्टीम नोजल. फिर उसके बाद स्टीम नोजल से फर्दर वो हम भेजते हैं किसको? स्टीम को. जो हाई स्पीड वेलोसिटी में स्टीम का जो जेट है उसको हम किस पे भेजते हैं? टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर इम्पिंज करवाते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं ताकि फिर क्या होगा उसके वो अपना मोमेंटम स्टीम जेट जो है उसको ट्रांसफर कर सके किसको? मूविंग ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन को, ताकि फिर उसके फोर्स से मूविंग ब्लेड्स और टरबाइन के जो ब्लेड्स है वो मूव होने लगे. और टरबाइन के ब्लेड्स माउंट कहाँ रहते हैं? रोटर के ऊपर. और रोटर कहाँ माउंट रहता है? शाफ्ट के ऊपर. ठीक है, शाफ्ट ऑफ द टरबाइन. तो उससे इनडायरेक्टली हम मोशन देते ब्लेड को, और डायरेक्टली हम मोशन देते ब्लेड को तो इनडायरेक्टली रोटर उससे अटैच रहता है, रोटर शाफ्ट से अटैच रहता है. तो शाफ्ट टरबाइन का रोटेट होता है और उसी शाफ्ट में अगर हम जनरेटर को कपल कर दें तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, सो द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज एक्सपांडेड इन द नोजल रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ हाई वेलोसिटी जेट. दिस जेट ऑफ स्टीम impinges on moving vanes or blades mounted on the shaft. Here it undergoes a change of direction of motion which give rise to a change in momentum and therefore a force. ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि एक प्लेट है उसमें हम एक तरफ से ये स्टीम को एक प्लेट नहीं सॉरी ब्लेड बोलेंगे नॉट प्लेट, ब्लेड या फिर वेन्स बोलते हैं. तो एक मूविंग वेन्स के ऊपर एक तरफ से स्टीम अगर हम उस पर इम्पिंज करवाए, ठीक है, तो उस पर स्ट्राइक करवाए तो क्या होता है? ड्यू टू द
change in momentum of the steam, force is produced or force is applied on the moving vanes. How? Because as per the second law of motion, force is nothing but rate of change of momentum. तो वहां पे प्लेट का शेप इस तरीके से देते हैं कि मैक्सिमम जो उसका चेंज ऑफ मोमेंटम है का रेट है वो मैक्सिमम हमको मिले इस तरीके से, ताकि जितना ज्यादा मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, किसका चेंज इन मोमेंटम, स्टीम का, उतना ही ज्यादा प्लेट पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्टीम को हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाइड फोर्स ऑन द मूविंग प्लेट्स। वो कैसे हमें आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। पहले अभी हम फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अवेलेबल हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, जिसको नोजल बोलते हैं हम। तो स्टीम नोजल में क्या होता है, a steam nozzle is a duct or passage of smoothly varying cross sectional area which converts heat energy of steam into kinetic energy. The cross section area of the nozzle may be circular, rectangular, elliptical or square. Okay, this is the diagram of steam nozzle. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम की तरह रहता है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें हीट एनर्जी यूटिलाइज करना है और उसको कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी में। तो हीट एनर्जी जो अंदर आ रही है नोजल की, वो अंदर ही रहना चाहिए, अगर वो बाहर लॉस हो गई तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इस वजह से हम इसको इंसुलेट करके रखते हैं। ठीक है, ये कॉइल जैसे दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेशन। ओके, तो यहाँ पर स्टीम एक साइड से आएगी, वो क्या बोलते हैं, इसमें एक्सपांड होगी नोजल में, उसका प्रेशर ड्रॉप होगा और चेंज, और प्रेशर ड्रॉप होने से क्या बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर ड्रॉप होगा तो अल्टीमेटली एंथैल्पी ड्रॉप होगा, बिकॉज H इज इक्वल टू U प्लस PV। Okay, so by steady flow energy equation for this device, since it is a steady flow device, therefore H1 plus V1 square by 2 is equal to H2 plus V2 square by 2 on kilojoule per kg basis. I have written this equation on kilojoule per kg basis. Okay, now here H1 is and H2 are the specific enthalpy of the steam at inlet and outlet of the nozzle, and V1 and V2 is the velocity of steam at entering and exit of the nozzle, at entry and exit of the nozzle. Okay, now comparing velocity comparing the velocity, which velocity will be higher, obviously velocity V2 will be greater than V1, because nozzle का purpose ही है कि velocity बढ़ा के देना। तो here V2 would be greater than V1, and in order to balance this equation, which one would be greater among H1 and H2? Obviously H1 would be less than H2, सॉरी H1 would be greater than H2 because V2 is greater than V1। अब यहाँ पर क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं हो रही है, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर भी हमने जीरो कर दी इंसुलेशन करके, तो इस वजह से ये ऐसी इक्वेशन मिली। अब इसमें से राइट हैंड साइड में एक टर्म बढ़ गया, V2 की वैल्यू बढ़ गई V1 से, तो ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू कम होगी इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो इफ V2 is greater than V1 then H2 would be less than H1, or I can write, rearranging the terms in the above equation, what I can write, V2 is equal to 2 times of H1 minus H2 plus V1 square whole square root। ठीक है, अब इसमें कभी कभी हम क्या करते हैं, इफ वेलोसिटी V2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू V1, तो कई बार हम V1 को नेग्लेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और सिंपली ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 इंटू H माइनस H1। और एक चीज खाली ध्यान रखना है इसमें कि ये जब भी ये फॉर्मूला की वैल्यू, ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी, मेक श्योर टू पुट एंथैल्पी इन जूल पर केजी। ठीक है, अभी तक हमने एंथैल्पी बॉयलर वगैरह में जहां कहीं पर भी रखे, किलो जूल पर केजी में रखे थे, तो हमारा काम चल रहा था वहां पे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ गई है टर्म। ठीक है, तो इट मस्ट बी इन किलो जूल, अगर ये वाला अंडर रूट वाला ये फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे थे हम, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी इट मस्ट बी इन जूल ओनली, नॉट किलो जूल। ओके, सो हीट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। H कम हो रहा है मतलब हीट कम हो रहा है, और वेलोसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही। तो बेसिकली हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम नोजल, and more the entropy drop or larger the entropy drop H1 minus H2, more will be the increase in the velocity। ठीक है, because H1 minus H2 is equal to V2 square minus V1 square by 2, ऐसे इक्वेशन आएगी। तो जितना ज्यादा एंथैल्पी ड्रॉप उतना ज्यादा इंक्रीज इन द वेलोसिटी मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो this is about the working principle of the steam nozzle। now working principle of steam turbine। okay, मैंने अभी अभी बताया, जैसे लास्ट स्लाइड में फर्स्ट लास्ट वाला जो पैराग्राफ, किस तरीके से प्लेट स्ट्राइक होती है, तो देख लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ मूविंग ब्लेड्स रहती है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन ऐसा शो किया गया है, एक्चुअली वो एक्स डायरेक्शन में डायग्राम में ऐसा शो किया गया है, पर नॉर्मली एक्स डायरेक्शन में नहीं रहता। अगर हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं उसको, स्टीम टर्बाइन को, तो
ऐसा डायरेक्शन हमको वर्टिकल एक्सिस में दिखेगा, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ऐसा मूव होता है वो। पर यहाँ पे अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिए, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए खाली। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, इस तरीके का प्लेट का कुछ कर्व प्लेट रहती है कुछ इस तरीके से, जिसको प्लेट की जगह हम क्या बोलते हैं, प्लेट नहीं बोलते सॉरी, नॉर्मली कर्ड ब्लेड, ब्लेड बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्लेड, या समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेन्स, ठीक है। तो दिस कर्ड वेन्स इस टाइप की रहती है। इसमें क्या होता है, स्टीम जेट एक तरफ से एंटर होता है विद सर्टेन वेलोसिटी v1, ठीक है, इसमें एंटर हो रहा है स्टीम एक तरफ से। अब क्या होगा, एंटर होते टाइम ये मूवेबल ब्लेड्स है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जेट जो है हाई वेलोसिटी इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, इसके ऊपर, ये मूविंग वेन्स के ऊपर, और स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, इसका पाथ इस तरीके से देखो कर्व शेप का है वो, यहाँ से आएगा अंदर स्टीम, और यहाँ से उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हुए दूसरे साइड से विद सर्टेन वेलोसिटी v2 निकल जाएगा। अब वेलोसिटी इसकी ऑब्वियसली कौन सी ज्यादा रहेगी, v1 वुड बी ग्रेटर देन v2 ऑब्वियसली, या फिर वेलोसिटी एट द एग्जिट इज लेस देन वेलोसिटी एट द एंट्री टू द मूविंग ब्लेड्स। व्हाई? बिकॉज दैट काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइजिंग टू गिव द मोशन टू द ब्लेड, ओके। तो ब्लेड को मोशन के लिए ये जो मोमेंटम इसका यूज होगा किसका, स्टीम जेट का, ठीक है। Now what is momentum, or what is force applied on this, resultant force applied on this moving waves? That would be equal to rate of change of momentum as per second law of motion, or Newton's second law of motion. What is Newton's second law? Force is equal to mass into acceleration, okay. Or I can write rate of change of momentum is nothing but force, okay. तो इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट रहेगा किसका, स्टीम जेट का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब वो मोमेंटम लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है तो अपना मोमेंटम किसको दे रहा है, वो मूविंग वेव्स को। तो मूविंग वेव्स जो है, ये ब्लेड है जो मोमेंटम को गेन कर रही है, तो उसके क्या होगा, गेन करने के बाद वो मोशन में आ जाएगी और आगे इस तरीके से रोटेट होने लगेगी, ठीक है। तो रोटेट होगी तो वो जो क्या बोलते हैं, जो मूविंग ब्लेड्स है वो कहाँ पे माउंट है, रोटर में, और रोटर कहाँ माउंट है, शाफ्ट में। तो डायरेक्टली हम मोशन देंगे मूविंग ब्लेड्स को, तो इनडायरेक्टली हमारा शाफ्ट रोटेट होने लगेगा, बिकॉज ऑल दीज आर कनेक्टेड, ठीक है। अब इसका हम अगर इक्वेशन देखें, निकालने की कोशिश करें, तो पहले हम उसको हम क्या करेंगे, हम जो सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे डायनेमिक्स में जहां पर कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हमने अप्लाई किए थे, उसके बाद पाइप बैंड वाले जो प्रॉब्लम किए थे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें भी F इज इक्वल टू एम ए इस तरीके से लेते थे। तो अलोंग द डायरेक्शन ही लेते हैं हम कभी भी, तो अगर एक्सीलरेशन अलोंग एक्स ले रहे हैं तो मोमेंटम भी, सॉरी फोर्स भी अलोंग एक्स मिलेगा, वेलोसिटी चेंज अलोंग एक्स ले रहे हैं तो तभी फोर्स अलोंग एक्स मिलेगा हमको, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कंसीडर करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से एंटर हो रही है एट सम अदर डायरेक्शन, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो स्टीम जेट है वो प्लेट में अलोंग दिस कर्व्ड सेक्शन हर पॉइंट पे स्ट्राइक हो सकती है, और हर पॉइंट में फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ फ्रॉम दिस लीडिंग एज टू द ट्रेलिंग एज, सब जगह वो स्ट्राइक करेगी, सब जगह स्टीम फ्लो होगा तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, बट द रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ब्लेड which passes through the center of gravity of this moving plate, ठीक है। इससे ये सिमेट्रिकल शेप भी है, तो यहाँ से कुछ रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है, उसके कंपैरिजन में ये जो स्टीम जेट के इनलेट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, उसका एंगल कितना है, अल्फा। सिमिलरली रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन से, ये जो डायरेक्शन है उससे ये वाला जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे जो एंगल मिल रहा है वो बीटा, इसका एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम जेट का बीटा लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन कैसे आएगी, force applied is equal to rate of change of momentum of steam jet, okay। now rate of change of momentum ये लेना है हमको फोर्स के लिए। now what is change of momentum? change of momentum is मास, चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टीम का मास तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, मतलब मास कॉमन आ जाएगा, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, बट वी वांट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ मास वी विल कंसीडर मास फ्लो रेट। therefore rate of change of momentum can be written as mass flow rate of steam into change in velocity of the steam. And remember that we have to consider change in velocity only along the line of action of the resultant force, ठीक है। and or I can say in a direction of resultant force, in a direction of resultant force, sorry।
Therefore, along the direction of motion of the blade, F is equal to m dot s, where m dot s is the mass flow rate of steam into change in velocity. तो change in velocity यहाँ पे हमने क्या लेते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं, क्योंकि हमको फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है हमको मालूम, ठीक है। चेंज से मतलब हम यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स का क्योंकि मैग्नीट्यूड देखना है हमको यहाँ पर, तो इस वजह से हायर माइनस लोअर लिए, तो V1 cos अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, तो इसका आला कंपोनेंट अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, V1 cos अल्फा। इसको यहाँ पे करेंगे तो सॉरी रिजोल्व करेंगे तो V1 cos अल्फा माइनस माइनस साइन इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज निकालते तो माइनस बीच में आता है, माइनस V2 cos बीटा। नाउ अगेन वाई माइनस, बिकॉज अगर ये V2 का हम अलोंग द रिजल्टेंट फोर्सेस का कंपोनेंट निकालेंगे विद दिस एंड कंसीडरिंग दिस एंगल बीटा, तो ये जो उसका कंपोनेंट आएगा V2 cos बीटा, डेट वुड बी एट अपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। cos बीटा मैंने इस डायरेक्शन से लिया, ये वाला एंगल नहीं लिया यहाँ से, रिजल्टेंट फोर्स उसके अपोजिट से लिया, तो यहाँ से कंपोनेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट फोर्स के, तो उस वजह से इसका साइन यहाँ पे कंसीडर किया माइनस माइनस V2 cos बीटा। So this internal minus sign which is inside the bracket, that is due to the direction of motion of steam which is in opposite direction to the resultant force, and this minus sign outside the bracket is due to change in velocity. Okay, so what you will get, minus minus will become plus, so F is equal to m dot s V1 cos alpha plus V2 cos बीटा। तो इसी से हमको समझ में आया, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स एक्ट हो ताकि वो अच्छे से मूव हो, ज्यादा आरपीएम प्रोड्यूस हो और ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स उस पर लगाना चाह रहे हैं मूविंग ब्लेड के ऊपर, तो इस वजह से हमने इस तरीके से प्लेट का डायरेक्शन दिए, कर्व शेप का बनाया। अगर मान लो एक तरफ से कर्व रहता है, दूसरी तरफ ऐसे ही सिंपली आगे की तरफ हम भेज देते, इस तरीके का कुछ डायरेक्शन रहता सपोज, तो क्या होता है, इधर प्लस की जगह माइनस आता, अल्टीमेटली ये माइनस साइन आता नहीं, उसका कंपोनेंट निकालते तो हम पॉजिटिव आता, और फिर V1 cos अल्फा माइनस V2 cos बीटा, इस तरीके से हो जाता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिड्यूस हो जाता था वहां पे। तो उसको इंटेंशनली इसका डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, डायरेक्शन सॉरी चेंज करते हैं हम किसका, स्टीम का, ताकि जो उसका जो कंपोनेंट, जो उस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट बनेगा अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स, दैट वुड एक्चुअली हेल्प द फोर्स, इट शुड कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द फोर्स, ठीक है। तो इस वजह से उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है, इसका चेंज करते हैं डायरेक्शन, तो मोमेंटम चेंज होने की वजह से फोर्स किस पे एक्ट करता है, हमारा प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो स्टीम को जिस तरीके से अंदर जाएगी और दूसरी तरफ से बाहर जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से मान लो कोई अपन बस में बैठे रहते हैं, विंडो सीट है, अपन राइट हैंड साइड में बैठे हुए बस के राइट वाली विंडो सीट में, और बस वाले ने लेफ्ट में टर्न लिया, शार्प टर्न लिया एकदम से बस ड्राइवर ने, तो क्या होगा, हम हमारी बॉडी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा बाहर जाने की, सॉरी फोर्स जो है इस पे स्ट्राइक करता है, किस पे, बस के ऊपर, हम बाहर ऐसे जाने, तो इस तरीके से स्टीम इस तरीके से जब मूव होगा ऐसा शार्प टर्न जैसे, तो जाते आते अपना फोर्स देते हुए जाएगा किसको, मूविंग ब्लेड्स को, ठीक है। देयरफॉर टॉर्क प्रोड्यूस, अभी टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लेड्स है, मूविंग ब्लेड्स कहाँ माउंट है, रोटर में, रोटर व्हील में, और रोटर व्हील कहाँ माउंट है, स्टीम में, और सॉरी शाफ्ट में, स्टीम टरबाइन के शाफ्ट में, ठीक है। सो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इनडायरेक्टली, ये फोर्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क is nothing but force into distance, perpendicular distance, where perpendicular distance would be the radius of the rotating wheel of the turbine on which this moving blade is mounted. So R is the radius of the rotating wheel and F is the force applied on the blades. Okay, now force we have already calculated, m dot s, और R इसको यहाँ पे आ गया, तो m dot s into R into V1 cos alpha plus V2 cos beta. Okay, therefore linear velocity of the blade, linear velocity अगर निकालेंगे तो ये तो angular velocity मिलेगी इससे, तो रिलेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी u इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन हमको पता था, पर यहाँ पे v की जगह में u टर्म लिया, क्योंकि v जो है नॉर्मली हम स्टीम जेट की वेलोसिटी के लिए करते हैं, स्टीम की वेलोसिटी के लिए इंडिकेट करते हैं, ब्लेड की वेलोसिटी, ब्लेड के मोशन के लिए u मैंने कंसिडर किया। ओके, सो linear velocity of the blade u would be equal to angular velocity into radius of rotating wheel. Now what is angular velocity in terms of RPM? It is nothing but 2 pi n by 60, ठीक है। तो अपना u क्या आ गया, 2 pi n into r divided by 60, और instead of writing twice of radius I can write diameter, so linear velocity would become pi dn by 60. Okay, now what would be the power developed by applying this force? So power developed का क्या formula होना चाहिए, what is power? Power is the rate of work done,
पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, मतलब यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकेंड इज पावर, वर्क डन इज न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालेंगे पावर, न्यूटन मतलब क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स, और मीटर पर सेकेंड क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कौन सी, लीनियर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उसका रेडियन पर सेकेंड यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की। तो पावर ही निकालना है तो हमको लीनियर वेलोसिटी चाहिए, फोर्स इंटू लीनियर वेलोसिटी, तो P is equal to F into U, where F we have already calculated, and U is nothing but pi dn by 60, or I can write 2 pi nr by 60. Now we know that m dot s into r into this bracket term v1 cos alpha plus v2 cos beta is nothing but torque. Therefore, replacing the terms with t, what we will get? We will get 2 pi nt by 60. So this 2 pi nt by 60 is the general formula for power developed and in a rotary machines, for rotary machines, and this this formula P is equal to F into U, this is the specialized formula for our case for steam turbine. Okay, P is equal to Fu, or for all the turbines actually. Okay, P is equal to Fu m dot s v1 cos alpha plus v2 cos beta, ठीक है। तो ये इसकी, ये जो है दिस इज द बेसिकली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टर्बाइन, ठीक है। The actual steam turbine, so the actual steam turbine looks like something like this. तो ये एक्चुअली सिंगल फ्लो नहीं है, डबल फ्लो टर्बाइन है, ठीक है। टर्बाइन में क्या होता है, एक्सपांशन होता है, तो एक्सपांशन होता है मतलब स्टीम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्टीम, उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ते जाता है, एक्सपांड हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इनिशियली जब स्टीम अंदर आएगा तो यहाँ पे एक्चुअली डबल फ्लो टर्बाइन है, डबल फ्लो मतलब स्टीम यहाँ से बीच से एंटर होगा, ये जो डायरेक्शन में बीच में दिख रहा है ना एम्प्टी स्पेस, वहां से एंटर होगा और लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरीके से उसका अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। और अगर सिंगल फ्लो है तो इसमें एक ही पार्ट रहेगा, कोई भी दोनों तरफ नहीं रहेंगे, सिंगल फ्लो। ये एग्जांपल डबल फ्लो का है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पर जैसे जैसे स्टीम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से सेंटर से राइट की तरफ मूव होगा या फिर सेंटर से लेफ्ट की तरफ मूव होगा, तो आप देख रहे हैं कि ब्लेड का जो डायमीटर है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन क्या है, स्टीम एक्सपांड होते जाता है तो वॉल्यूम उसका बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस में आगे बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ते आएगा। और अगर हम कांस्टेंट एक ही डायमीटर का शुरू से आखिर तक सेम ब्लेड डायमीटर रखे व्हील्स का, तो क्या होगा प्रॉब्लम, जो स्टीम एक्सपांड होगा बाहर, वो ब्लेड को टच करे बगैर बाहर से चल जाएगा। तो देयर वुड बी अ लॉस इन द आइदर काइनेटिक एनर्जी और द प्रेशर एनर्जी विच इज कैरी अवे बाय द स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम ऐसा बाहर चल जाएगा, वो ब्लेड को फर्दर रोटेट नहीं करेगा एक स्टेज से पास होने के बाद। तो हम चाहते हैं कि सारे स्टीम में जितनी भी एनर्जी मैक्सिमम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके हम बाहर जाने से पहले, स्टीम को बाहर भेजने से पहले। तो इस वजह से हम ब्लेड के डायमीटर को कॉन्जिक्यूटिवली जो स्टेजेस आते आते उसमें हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और टरबाइन में एक से ज्यादा भी स्टेज हो सकते हैं, और हर स्टेज में एक तो स्टेशनरी पार्ट रहता है, एक रोटरी पार्ट रहता है, जिसको हम स्टेशनरी वेन्स या स्टेटर बोलते हैं, और रोटेटिंग वेन्स या ब्लेड्स या फिर रोटर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो स्टेटर का काम क्या रहता है, स्टीम के डायरेक्शन को डायरेक्ट करके रोटर को देना, और रोटर क्या करता है, स्टीम उस पर जब इम्पैक्ट होती है तो मोशन में आता है, वो मूव होता है अलोंग द शाफ्ट, रोटेट होता है, तो उसकी वजह से पावर जनरेट होता है, ठीक है। नाउ द classification of steam turbine. So actually there are many ways on which steam turbine can be classified. Here I will only discuss only these two to three types only. Okay. There are also some other ways like based on the pressure. अगर प्रेशर ऑफ टर्बाइन का 1 to 2 बार है तो उसको हम लो प्रेशर टर्बाइन बोलते हैं, यस करेक्ट। अगर प्रेशर जो है टर्बाइन में जो स्टीम आ रही है उसका 1 to 2 बार प्रेशर है तो उसको बोलते हैं हम लो प्रेशर टर्बाइन। अगर टर्बाइन में स्टीम का प्रेशर है 2 to 40 बार तो हम उसको बोलेंगे मीडियम प्रेशर स्टीम टर्बाइन, और 40 से अबव है तो हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइन, ठीक है। बॉयलर का प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ मैं, टर्बाइन का प्रेशर, ठीक है, क्योंकि इसमें टर्बाइन में एंटर होने से पहले नोजल में जाता है, बॉयलर के बाद नोजल रहता है फिर टर्बाइन आता है, ठीक है। तो नोजल में कुछ प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो जो बॉयलर में प्रेशर मिल रहा है वो स्टीम सेम प्रेशर टर्बाइन में नहीं रहेगा, ठीक है। इस वजह से इसमें प्रेशर की लिमिट भी अलग रहेगी। वहां पे 80 बार के ऊपर अपन हाई प्रेशर लेते थे, यहाँ पर 40 बार के ऊपर हाई प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। बॉयलर में क्लासिफिकेशन में अबव 80 बार इज हाई प्रेशर बॉयलर, इन स्टीम टर्बाइन अबव 40 बार इज कंसिडर्ड एज हाई प्रेशर टर्बाइन, ओके। देयरफॉर
एज पर द प्रेशर हम करते हैं। फिर कंपाउंडिंग उसकी किस तरीके से कर रहे हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग, तो उस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंडेंसिंग टाइप और नॉन कंडेंसिंग टाइप भी स्टीम टरबाइन बोलते हैं। अगर जो स्टीम जो एक्सपांड होते होते पूरी तरह से अगर लिक्विड में कंडेंस हो गई, उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट जो रहता है वो कंडेंसर में जाना पड़ता है, या कंडेंस हो गई नहीं हुई मतलब कंडेंसर प्रेशर तक अगर वो एक्सपांड हो गई स्टीम, तो उसको बोलेंगे कंडेंसिंग टरबाइन, नहीं तो नॉन कंडेंसिंग। उसके अलावा फिर और क्या हो सकता है इसका, एक दो टाइप और है जो, और गवर्निंग पे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गवर्निंग, ठीक है। तो गवर्निंग मतलब उसमें गवर्नर यूज होता है। गवर्नर का क्या काम है, स्पीड कंट्रोल करना कोई भी मशीन का। तो यहाँ पे टरबाइन की भी स्पीड कंट्रोल करते हैं यूजिंग गवर्नर। तो कौन सा गवर्नमेंट का अरेंजमेंट यूज हुआ है, थ्रॉटल गवर्निंग, या फिर क्या बोलते हैं, और कौन सा है इसका, मैं अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी। नोजल बाईपास। नोजल बाईपास गवर्निंग, यस करेक्ट, ठीक है। तो उस टाइप के गवर्निंग के हिसाब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज मेथड्स आर एक्चुअली नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन इज, और द मोस्ट जनरल और common classification is first one, that is according to action of steam, that is impulse turbine, reaction turbine and impulse reaction turbine, ठीक है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर टरबाइन के जो एक्सिस है उसके पैरेलली स्टीम एंटर हो रही है, पैरेलली ही एग्जिट हो रही है टरबाइन में, तो उसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। रेडियल फ्लो किसको बोलेंगे, अलोंग द रेडियस ऑफ द टरबाइन। या तो स्टीम एंट्री और एग्जिट अलोंग द रेडियस ऑफ द टरबाइन हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। कुछ कुछ टरबाइन ऐसे हो सकते हैं जिसमें एंट्री एक्सियल हो रही है और एग्जिट रेडियल हो रहा है, या फिर एंट्री रेडियल हो रहा है एग्जिट एक्सियल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, अगर एक ही स्टेज है, अगर रोटर जो है मूविंग ब्लेड्स का जो नंबर, सेट ऑफ मूविंग ब्लेड जो है जो कि एक रोटर पे माउंटेड रहते हैं, वो अगर एक ही सेट उसका यूज कर रहे हैं, एक ही रोटेटिंग व्हील है अगर टरबाइन में, तो उसको बोलेंगे सिंगल स्टेज टरबाइन। और एक से ज्यादा रोटेटिंग व्हील अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज टरबाइन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन इन डिटेल, ओके। सो डिफरेंस देखेंगे अभी, बाकी इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग अपने आगे आने वाले लेक्चर में रहेगा। अभी मेजरली इंपल्स और रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या रहता है वो चीज हमको देखना है, ठीक है। तो इम्पल्स टरबाइन का कुछ इस तरीके से वर्किंग रहता है। तो इसमें क्या रहता है इम्पल्स टरबाइन में, डायग्राम देख सकते हो आप। तो दोनों ही बेसिकली इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन बोथ आर एक्सियल फ्लो टरबाइंस, ओके। और हमारे सारे जो स्टीम टरबाइन जितने भी होते हैं हम यूज करते हैं पावर प्रोड्यूसिंग के लिए, दे आर मोस्टली दे आर एक्सियल फ्लो टरबाइंस ओनली, ओके। अब इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, एक जब स्टीम के जो स्टीम टरबाइन का एक केसिंग रहता है। केसिंग क्या काम करता है कि स्टीम उससे बाहर ना जाए, ताकि जिसके अंदर ही सारी चीजें रोटर वोटर सब कुछ रहते हैं इसमें, स्टेटर पार्ट रोटेटिंग पार्ट। तो पहले बॉयलर के थ्रू स्टीम होते हुए अंदर जाता है स्टीम टरबाइन के अंदर नोजल के थ्रू, ठीक है। तो वो जो केसिंग के अंदर ही रोटर्स वगैरह सब चीज माउंटेड रहती है। तो केसिंग में ही क्या रहेगा, केसिंग में एक ऐसा डायफ्राम जैसे रहेगा, एक पैसेज रहेगा जिसमें सेट ऑफ नोजल्स रहेंगे, ठीक है। बॉयलर से स्टीम निकला, अंदर केसिंग के अंदर गया, केसिंग के अंदर एक प्लेट, एक डायफ्राम जैसे है पूरा क्रॉस सेक्शन को जो कि कवर करेगी, और उस डायफ्राम में छोटे छोटे नोजल्स बने हुए रहते हैं जिसके थ्रू जो कि स्टीम का पैसेज रहते हैं आगे मूव होने के लिए उनको, ठीक है। अब स्टीम पहले उन नोजल के थ्रू मूव होगी, थ्रू डायफ्राम में अटैच रहेगा नोजल, वो नोजल के थ्रू मूव होगी, और सेट ऑफ नोजल्स रहेगा, ऐसे एक सेट नहीं रहेगा, काफी सारे सेट रहेंगे एक रोटर के लिए, ठीक है। अब वो सारे सेट ऑफ नोजल क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे, कहाँ पे, रोटेटिंग व्हील की टरबाइन का जो रोटर है उसके अलग अलग पॉइंट में जो ब्लेड्स हैं उनको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। और जब नोजल से फाइनली स्टीम बाहर होगी तो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि दैट डायरेक्शन ऑफ स्टीम विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, ये वाला जो नीचे से जो आ रहा है ना स्टीम, तो उसका किस तरीके से डायरेक्शन है, बाद में इस तरीके का उसमें स्टीम से जो नोजल का जो आउटलेट है वो इस तरीके से रहेगा कि स्टीम के पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, रोटेटिंग व्हील के ऊपर जो ब्लेड्स हैं उनके ऊपर। अब ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे सभी अलोंग द एक्सिस, और ब्लेड्स का कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि सारे जो है वो एक ही डायरेक्शन पे मूव होगा। ऐसा नहीं होगा ये वाला नोजल ये डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, दूसरा नोजल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। स्टीम का लोकेशन और ब्लेड के डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि सारे एक तरफ, सारे नोजल की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं रोटेटिंग व्हील के ऊपर, वो सारे के सारे नोजल उसको एक ही डायरेक्शन में
रोटेट कराने की कोशिश करे, ठीक है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस रोटर पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस टरबाइन व्हेन इट इज कपल्ड टू द जनरेटर, और स्टीम फाइनली फिर रोटर के एक साइड की, रोटर के ब्लेड से एक तरफ से एंटर होगी और दूसरे साइड से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा रहेगा। तो यहाँ से ये जो दो ब्लेड्स के बीच का पैसेज है, यहाँ से स्टीम ऐसे एंटर होगी और बीच में से बकेट शेप का रहता है, इधर से एंटर होकर दूसरे तरफ से बाहर चल जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये जो दिख रहा है बीच में जो पोजीशन, दैट इज द शाफ्ट, और इसके ऊपर शाफ्ट के लिए होल बीच में है वो होल, और ये जो है ये क्या है, रोटर है, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट यहाँ पे स्टीम एंट्री होगी और एग्जिट होगी। सो दैट्स व्हाई both the turbines are called as axial flow turbines, this impulse as well as the reaction, okay। और वैसे ही रिएक्शन टरबाइन में भी ऐसे ही कुछ होता है, बट इसमें क्या होता है, शेप, ब्लेड का शेप थोड़ा अलग रहता है, और इसमें प्रिंसिपल कैसा रहता है इसका वर्किंग देखो। इसमें भी स्टीम जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट रहता है। अब इसमें डायग्राम में समझाने के लिए उसको ऐसा वर्टिकल एक्सिस लिए, स्टीम इनलेट इज वर्टिकल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टरबाइन का जो शाफ्ट है वो वर्टिकल रहता है, वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है। यहाँ पर सिर्फ डायग्राम में समझाने के लिए, ऐसा 3D व्यू में देने के लिए ऐसा शो किया है कि ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड स्टीम आ रही है, बट वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो ये देखो स्टीम आ रही है, वो कहाँ पे है, इसका जो पाइप है स्टीम का वो कहाँ पे है, वो शाफ्ट, एक हॉलो शाफ्ट है टरबाइन, शाफ्ट के अंतवास ही इधर माउंट रहता है, वो देखो ये जो वर्टिकल दिख रहा है ना, ये जो कट सेक्शन, दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन ओनली, ठीक है। वो शाफ्ट के अंदर ही थोड़ा सा हॉलो शाफ्ट रहेगी, उसके अंदर ही पैसेज देंगे स्टीम को, और ये शाफ्ट के ऊपर रोटर माउंट रहता है, रोटर के ऊपर ये माउंट रहता है, क्या, रोटेटिंग नोजल टाइप के रहता है, और दिस सेट ऑफ रोटेटिंग नोजल इटसेल्फ एक्ट्स एज ए रोटर, ओके। रोटर के ऊपर नहीं, सॉरी मैं गलत बोला कि रोटर पे माउंट रहता है, दिस सेट ऑफ रोटेटिंग नोजल्स इटसेल्फ एक्ट्स एज ए रोटर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से स्टीम इनलेट आएगी और इन रोटर के ये पाइप के अंदर जाएगी रोटर में, ठीक है। पाइप के एंड में क्या लगा हुआ है, नोजल। अभी जब पाइप के अंदर जाएगी और नोजल से वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम जब जाएगी नोजल से, नोजल में क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो बहुत हाई वेलोसिटी से स्टीम इस रोटर में रोटेटिंग नोजल जो है उससे बाहर निकलेगी। तो रोटेटिंग नोजल से जब हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम रहेगी और वो बाहर निकलेगी, तो उससे क्या होगा, रिएक्टिव फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर, ये पाइप के ऊपर। तो पाइप क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो किस तरीके से रिएक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो उसमें जो लोग आग बुझाने के लिए जो पानी यूज करते हैं, वहां एक्चुअली वाटर रहता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टीम है, ठीक है। तो लोग बहुत, जो भी वो ऑपरेटर रहता है, जो भी आग बुझाने वाले लोग रहते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, फायर ऑफिसर्स, तो उनके हाथ में जो पाइप रहता है, होज रहता है, वो उनको बहुत फोर्सफुली होल्ड करना पड़ता है उनको। कभी कभी एक से ज्यादा आदमी, इतना ज्यादा उसका फोर्स रहता है पानी का जो बाहर आता है, बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर आता है वहां पे, तो कि कई बार एक आदमी से भी कंट्रोल नहीं होता, एक से दो लोग लगते हैं पाइप को खाली हैंडल करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली अपन घर वार में जो पाइप गार्डनिंग वार्डनिंग के लिए या कोई चीज फिल करने के लिए यूज कर रहे हैं, बकेट वगैरह, तो उतना उसमें प्रेशर नहीं रहता, तो हमको फील नहीं होता हाथों में कि ऐसा एक बैक प्रेशर एक्ट कर रहा है। बट कोई भी चीज जब हाई वेलोसिटी से कोई चीज से बाहर निकले, तो एक रिएक्टिव फोर्स वो जहां से बाहर निकल रही है उसके ऊपर आता है। इसी तरीके का रिएक्टिव फोर्स गन में भी एक्ट होता है। जब गन से बुलेट फायर करते हैं हम, हाई वेलोसिटी में बुलेट बाहर निकलती है, और उससे क्या होता है, उसके जो बैरल रहता है गन का, उसमें एक बैकवर्ड फोर्स एक्ट करता है उसमें, ठीक है। अब गन वाला, शायद किसी ने कभी कहीं पर अपन जाते एग्जीबिशन वगैरह में लगता है, तो बलून वाले गन तो कभी कहीं किसी लोग ने ट्राई किए होंगे कभी, ठीक है। तो उसमें जब शूट करते हैं हम, जैसी बुलेट थोड़ा स्पीड से निकलता है, तो हमको एक बैक, थोड़ा सा हाथ में जर्क लगता है इन आवर बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो रिएक्शन, एक्शन क्या है यहाँ पे, एक्शन ये है कि नोजल हाई वेलोसिटी से बाहर आ रही है, तो उसके रिएक्शन में वो क्या करेगा, ये पाइप को, जो स्टीम जो उसका रिएक्शन, उसको अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीम में रोटेट करने लगेगा, और ये जो रोटेटिंग नोजल है वो रोटर होगा, और वो रोटेट होगा, और वो कहाँ पे माउंटेड है, शाफ्ट में, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, टरबाइन का जो शाफ्ट है वो रोटेट होने लगेगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रिएक्शन टरबाइन, ओके। नाउ जो रिएक्शन टरबाइंस होते हैं, अगर हम प्योरली रिएक्शन टरबाइन ही यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ स्टीम का नोजल बाहर, स्टीम जो है नोजल से बाहर निकल जा रहा है, वो ऐसा कोई मूविंग ब्लेड्स नहीं है जो स्ट्राइक कर रहा है उस पर और फिर उसके मोशन दे रहे हैं, ये सिर्फ उसके रिएक्शन की वजह से हो रहा है खाली। तो एक्चुअली इस केस में जो हमको एफिशिएंसी मिलती है ना रिएक्शन टरबाइन की, दैट एफिशिएंसी इज वेरी लो इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो उसके लिए हम एक्चुअली
कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है इम्पल्स टरबाइन में, एक बार नोजल से स्टीम पास हो गई, हाई प्रेशर डिफरेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ मैं, दोनों का अभी तो वर्किंग कैसे हो रहा है वो समझ ले। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिससे हम बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं इम्पल्स टरबाइन को और रिएक्शन टरबाइन को, वो सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी नोजल से आ रही है स्टीम, ठीक है। अब नोजल से जो स्टीम आ रही है उसमें क्या हो रहा है, नोजल का हमने अभी अभी वर्किंग देखे, उसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी को हम नोजल में यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर एनर्जी फिर एक बार कम हो गई नोजल से आने के बाद, तो फिर फर्दर जब हम इसको पास करवाते कहाँ से, रोटेटिंग रोटर के से या फिर मूविंग ब्लेड से जब हम पास कराते तब उसके प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लेड्स हैं इनके देखेंगे इम्पल्स टरबाइन का जो बकेट शेप रहता है, तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बीच में जो पैसेज रहता है, दैट पैसेज इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अब नोजल में जैसे कन्वर्जिंग सेक्शन रहता है जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप रहता है, तो अब अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे, तो प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मतलब एक बार नोजल से जो स्टीम निकल गई तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं एकदम ही जीरो हो जाएगा प्रेशर। तो वो जो भी थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी है स्टीम के अंदर, वो हम फर्दर यूटिलाइज नहीं कर पाते, किसमें, इम्पल्स टरबाइन में। और फिर प्योरली जो हमारा जो हमको आउटपुट मिलता है दैट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम, ओके। सो इम्पल्स टरबाइन बेसिकली यूज और यूटिलाइज ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम। अब हम रिएक्शन टरबाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों यूटिलाइज करते हैं। अब कोई बोलेगा काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम दोनों एक चीज, तो एक्चुअली जो रिएक्शन टरबाइन जो प्योरली 100% रिएक्शन टरबाइन जो है हम कभी यूज नहीं करते ड्यू टू वेरी लो एफिशिएंसी। तो हम हमेशा जो भी यूज करते हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन विच इज आवर थर्ड क्लासिफिकेशन, सी इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, थर्ड वन। तो थर्ड वन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स टरबाइन एज वेल एज रिएक्शन टरबाइन। तो उसमें क्या करना है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी भी नोजल की यूज करते हैं, साथ ही साथ प्रेशर एनर्जी भी यूज करते हैं। तो प्रेशर एनर्जी अब कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो पहले तो हम उसमें फिर रोटेटिंग नोजल यूज नहीं करते, किसमें, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन में हम रोटेटिंग नोजल यूज नहीं करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द टरबाइन इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स टरबाइन ओनली, ठीक है। उसमें जैसे इम्पल्स टरबाइन में ऐसा रोटेटिंग व्हील रहेगा, उसको स्ट्राइक करेगा और मूव होगा, लेकिन उसके ब्लेड के शेप चेंज करते हैं। शेप चेंज करने से किस तरीके से होगा, उसको इस तरीके से ब्लेड को माउंट करते हैं रोटर के ऊपर कि दो जो रोटर के बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव पैसेज है वो पैसेज जो है वो कॉन्वर्जिंग पैसेज बनाते हैं। अब कॉन्वर्जिंग बनाने की वजह से क्या होता है, पहले तो नोजल से आने में प्रेशर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, अब वो काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करेगी ब्लेड के ऊपर, इसके वजह से ब्लेड रोटेट करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो यूटिलाइज हो रही है स्टीम की जो कि नोजल से बाहर निकल रहा है। साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रॉप होने के बाद भी जो भी प्रेशर था उसको भी फर्दर हम और कन्वर्ट करके ब्लेड्स के बीच में वो प्रेशर को भी फर्दर और यूटिलाइज करते हैं, किसमें, रिएक्शन टरबाइन में, ठीक है। सो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन बेसिकली यूटिलाइज बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी फॉर रोटेटिंग द turbine wheel or rotor which is mounted on the turbine shaft. ओके, सो द बेसिक डिफरेंस क्या होगा इम्पल्स टरबाइन और इसमें, कि इम्पल्स टरबाइन खाली काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करता है, रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को यूटिलाइज करता है। नाउ हियर बाय रिएक्शन व्हाट आई मीन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, बहुत सारी बुक ऐसी दी है जहां पर रिएक्शन टरबाइन अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका एक्चुअली मतलब रहता है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज सिंपली हम रिएक्शन कहीं पर भी यूज नहीं करते ड्यू टू लो एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में लेमिनार फ्लो की अगर बात करें तो उसमें फ्लूइड पे इनर्शिया फोर्स भी एक्ट करता था, विस्कस फोर्स भी एक्ट करता था, बट सिंस विस्कस फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स इन द लेमिनार फ्लो, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल लेमिनार फ्लो एज विस्कस फ्लो, ठीक है। ठीक उसी तरह जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन जो होता है उसमें इम्पल्सिव फोर्स की वजह से भी स्टीम पावर प्रोड्यूस होता है और रिएक्टिव फोर्स की वजह से भी पावर प्रोड्यूस होता है, बट द मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स और द डोमिनेटिंग फोर्स which is responsible for the motion of the turbine wheel is the reaction force. That's why sometimes this impulse reaction turbine is generally called as reaction turbine only. Okay, तो मतलब आगे से अभी के इसके बाद से जितना भी डिस्कशन होगा जहां पे भी मैं बोलूंगा कि रिएक्शन टरबाइन वर्ड यूज करूंगा
तो that means it is a combination of impulse and reaction turbine. I am not talking about प्योर रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है। इंपल्स मींस इंपल्स ओनली एंड रिएक्शन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स एंड रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंपल्स और रिएक्शन में, कि सिर्फ हम ब्लेड्स को उसको चेंज कर देते हैं। इंपल्स टर्बाइन के जो ब्लेड्स हैं, मूविंग ब्लेड्स, उसको बस थोड़ा सा डायरेक्शन, उसका शेप चेंज कर लेते हैं ताकि उसमें कॉन्वर्जिंग शेप का बनाए और उसमें भी प्रेशर ड्रॉप हो। तो बेसिकली इंपल्स टर्बाइन में सिर्फ नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है और मूविंग ब्लेड्स में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। रिएक्शन टर्बाइन में जो स्टेशनरी ब्लेड्स रहते हैं उसमें भी प्रेशर ड्रॉप होता है और जो मूविंग ब्लेड्स है उसमें भी प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। और इस तरीके से कुछ है यहाँ पे डिफरेंस, अभी देख लेते हैं। तो इन इंपल्स टर्बाइन देखो, ऊपर वाला जो डायग्राम में रोटर है, स्ट्राइक करता है जेट और ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा जिसकी वजह से मोशन होगा। और ये रिएक्शन टर्बाइन, और ऊपर जो डायग्राम बना है वो प्योर रिएक्शन टर्बाइन का बना है, ऐसा जेट है और उसके रिएक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसका, ठीक है, रोटेटिंग नोजल। अब नीचे जो है यहाँ पर वो एक्चुअली दो पार्ट है इसमें, ग्रीन और पिंक वाले। तो ग्रीन वाले जो पार्ट है ना, डेट इज स्टेटर। स्टेटर मतलब वो स्टेशनरी पार्ट ऑफ द टर्बाइन। ये जो स्टेटर है या फिर नोजल है, या जो ब्लेड्स बोलेंगे, स्टेशनरी ब्लेड्स और स्टेशनरी और नोजल, फिक्स्ड नोजल आई कैन से। तो इंपल्स टर्बाइन में वो नोजल रहते हैं और रिएक्शन टर्बाइन में स्टेशनरी ब्लेड्स रहते हैं, ठीक है। दोज स्टेशनरी ब्लेड्स एक्ट्स एज ए नोजल, दे आर नॉट एक्चुअली नोजल बट दे एक्ट्स एज ए नोजल, क्योंकि उनका शेप इस तरीके से देते हैं कि नोजल की तरह बिहेव करते हैं, एक्चुअल उसमें नोजल नहीं रहते वो, ठीक है। उसका जो कॉन्वर्जिंग टाइप का उसका शेप बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, इंपल्स टर्बाइन में हाई प्रेशर में स्टीम जनरेट हुई है, देखो इधर नीचे ग्राफ बना हुआ है स्टीम प्रेशर। हाई प्रेशर में स्टीम यहाँ पर एंटर हुई नोजल में, फिर नोजल में एंटर होने के बाद क्या होगा उसकी, और लो वेलोसिटी में एंटर हुई। ये देखो ऑरेंज वाली लाइन स्टीम वेलोसिटी, ऊपर पर्पल लाइन स्टीम प्रेशर। तो हाई प्रेशर से स्टीम एंटर हुआ तो जैसे जैसे नोजल से मूव होगा उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ गई, देखो वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर ड्रॉप हो गया। अब यहाँ से इंपल्स टर्बाइन में क्योंकि हर दो ब्लेड्स के बीच में पैसेज कांस्टेंट रहता है, कुछ ऐसा कॉन्वर्जिंग पैसेज नहीं रहता, तो फर्दर प्रेशर क्या रहता है यहाँ पे, सेम प्रेशर मिलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्दर। बट वेलोसिटी क्या होगा इसकी, स्टीम की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी जो अपनी स्टीम वो किसको दे रहा है, रोटेटिंग ब्लेड को रोटेट करने के लिए दे रहा है अपनी वेलोसिटी, वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टीम की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टीम की वेलोसिटी देखो नीचे कम हो जाती है, फिर फर्दर जब वो ब्लेड से बाहर निकल जाए तो फिर वो कांस्टेंट स्टीम वेलोसिटी से वो स्टीम बाहर चल जाती है टू द कंडेंसर पाइप की तरफ, ठीक है। रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेशनरी ब्लेड्स का सेट रहता है, एक रोटेटिंग ब्लेड्स का सेट रहता है, ठीक है। अब जो स्टेशनरी ब्लेड्स रहते हैं उनका पैसेज डेट एक्ट्स एज ए नोजल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टीम पहले इसमें स्टेशनरी ब्लेड में आने से पहले एक हाई प्रेशर है और लो वेलोसिटी है, इसमें अंदर गया तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, बट एकदम बहुत हाई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है सिंपल टर्बाइन में, बहुत लार्ज, इसका जो स्लोप है काफी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल नोजल यूज किए, यहाँ पर नोजल के तरीके से, नोजल के जैसे हम बनाते हैं, नॉट द एक्चुअल नोजल। तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है बट कम होता है कंपेरेटिवली। अब प्रेशर ड्रॉप क्योंकि कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी उतनी हाई नहीं मिलती, थोड़ी कम मिलती है वेलोसिटी, ठीक है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर फर्दर, वेलोसिटी बढ़ गई अभी किसकी, स्टीम की। अब स्टीम जो है जाएगा रोटेटिंग ब्लेड्स में, और अपनी अभी ये क्योंकि स्टेशनरी ब्लेड्स थे यहाँ पे, तो इससे भले स्ट्राइक भी करेगा पर अपनी वेलोसिटी या मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत जो फ्रिक्शन की वजह से मे भी लॉस हो सकते हैं बीच में, पर वो ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि ये तो स्टेशनरी पार्ट है, फिर आगे वही वेलोसिटी से बढ़ेगा। बट यहाँ पर आ गया रोटेटिंग नोजल, ठीक है। तो रोटेटिंग नोजल से जब पास होगा, स्टीम स्ट्राइक होगा तो अपना मोशन उसको ट्रांसफर कर देगा, तो उसको ट्रांसफर करेगा तो स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर रोटेटिंग नोजल जो है उसको हम कॉन्वर्जिंग शेप का अगर बना दें तो वेलोसिटी भी कम होगी, साथ ही साथ प्रेशर भी कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, रोटेटिंग नोजल में प्रेशर हाई वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी है स्टीम की उसको भी यूटिलाइज कर रहा है इन ऑर्डर टू गेट द मोशन ऑफ द ब्लेड्स, और प्रेशर को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम प्रेशर कैसे यूटिलाइज हो रहा है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि कॉन्वर्ज हो गया कोई भी चीज, गैस को हमने कंप्रेस कर दी, कॉन्वर्ज कर दी, तो वापस से एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा तो क्या वो अपना फोर्स इसको देगा, किसको, रोटेटिंग ब्लेड्स को। ये होगा एक, तो इस तरीके से वो उसको हेल्प करेगा प्रेशर। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं आप कि यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, स्टीम जो है वेलोसिटी इस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी ये ब्लेड भी एक्चुअली नोजल की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं कि कम हो रही है, तो एक्चुअली वेलोसिटी किसकी कम हो रही है, स्टीम वेलोसिटी की। लेकिन जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें
रिलेटिव वेलोसिटी जो है इस केस में वो बढ़ जाएगी, किसकी, ब्लेड की एज कंपेयर टू स्टीम यहाँ पर। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है इस वजह से। क्योंकि क्यों बढ़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पर जो थी एक बार वेलोसिटी मिल गई स्टीम की, उसको पास हो जाए और फर्दर वेलोसिटी को इंक्रीज होने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर को भी ड्रॉप कर रहे हैं, तो नोजल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट, तो जब नोजल में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्टीम की नहीं बढ़ रही, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस रोटेटिंग व्हील वो बढ़ेगी वहां पे एक्चुअली वेन्स की। ठीक है, तो इस क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। स्टेशनरी पार्ट में हम एक्चुअल वेलोसिटी स्टीम का ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मूविंग पार्ट्स नहीं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्टीम की वेलोसिटी कम हो जाएगी यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन किसको बोलेंगे, इन इंपल्स टरबाइन। और अगर ये अभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कंफ्यूजन है तो हम फर्दर एनालिसिस जो करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। जब वेलोसिटी ट्राइंगल्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई ऐसा कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि स्टीम वेलोसिटी कम हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा। वो सब चीज आगे समझ में आ जाएगी जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे उसका, अपना क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ट्राइंगल्स वगैरह बनाएंगे तब। Now in impulse turbine, steam coming out through a fixed nozzle at a very high velocity strikes the blade fixed on periphery of the rotor. The blade changes the direction of steam flow without changing its pressure. The force due to change of momentum causes the rotation of the turbine shaft. तो ये सेम चीज यहीं पे लिखी हुई है जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल में देखे थे इम्पल्स टरबाइन के। ठीक है, तो यही वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली रिएक्शन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में भी यूज होता है। ठीक है, सेम ही है एक्चुअली। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, इन रिएक्शन टरबाइन स्टीम एक्सपांड्स बोथ इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, इंपल्स में खाली फिक्स ब्लेड में यानी नोजल में स्टीम एक्सपांड होता है, मूविंग ब्लेड में एक्सपांड नहीं होता। ठीक है, प्रेशर सेम रह रहा है, मतलब कुछ एक्सपांशन नहीं हो रहा है। एंड द प्रेशर ड्रॉप ऑकर्स कंटिन्यूअसली ओवर बोथ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड। ठीक है, इसमें दोनों में प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि दोनों ही कॉन्वर्जिंग सेक्शन रहते हैं रिएक्शन में। इंपल्स में खाली नोजल कॉन्वर्जिंग रहता है, ब्लेड्स जो है सिंपल रहते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के रहते हैं। अब खाली डिफरेंसेस देख लेते हैं जल्दी जल्दी, लास्ट टॉपिक है आज का। सो द प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस उसमें इन नोजल ओनली एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन मूविंग ब्लेड। दिस मीन्स that relative velocity remains same in the moving blades or reduces slightly on the account of friction। ठीक है, अब वहां पे कोई एरिया है पाइप का वो चेंज नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहेगी ब्लेड में, इनलेट टू आउटलेट में। खाली अगर कुछ फ्रिक्शन है ब्लेड और स्टीम के बीच में तो उसकी वजह से थोड़ी वेलोसिटी लॉस हो सकती है। रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस इन बोथ फिक्स्ड नोजल एंड मूविंग ब्लेड्स, thus pressure value is different on two sides of the blade. Due to continuous expansion of steam, the relative velocity in the moving blade increases। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रही, क्योंकि मूविंग ब्लेड्स के इनलेट में कुछ सर्टेन प्रेशर से स्टीम इनलेट हुआ था और वो प्रेशर को भी फर्दर हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज इन रिएक्शन इंपल्स रिएक्शन टरबाइन मूविंग ब्लेड्स आल्सो एक्ट्स और बिहेव्स एज ए नोजल। नोजल में क्या होता है, प्रेशर और फर्दर ड्रॉप होकर वेलोसिटी बढ़ती है, तो इस वजह से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी रिएक्शन टरबाइन में बढ़ जाएगी। अब ब्लेड शेप इज प्रोफाइल टाइप एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज सिंपल। इंपल्स में मतलब प्रोफाइल कौन से, बकेट टाइप के शेप यूज होते हैं, प्रोफाइल टाइप का नॉर्मल प्रोफाइल है जो कि। और रिएक्शन टरबाइन में जो ब्लेड का शेप रहता है वो एरोफॉइल टाइप का रहता है, जिसको एरोप्लेन के ब्लेड्स का जो शेप रहता है, विंग्स का जो शेप रहता है एरोप्लेन के, उस टाइप का कुछ शेप रहता है उसका रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड्स का। और एंड दिस ब्लेड्स आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एज कंपेयर टू इंपल्स टरबाइन ब्लेड विच आर सिंपल टू मैन्युफैक्चर। Now blade passage is of constant cross section area since there is no expansion in impulse turbine, and blade passage is of variable cross section area converging type due to expansion। ठीक है, अब एक्सपांशन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन मतलब प्रेशर रिड्यूस होना, कंप्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ना, एक्सपांशन मतलब रिड्यूस होना प्रेशर, तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वहां पर जो मूविंग ब्लेड्स में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपांशन। Now diaphragm contains the nozzle and rotor construction is disc or wheel type. Fixed blades attached to the casing serves as a nozzle and the rotor's construction is drum type। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोजल एक्चुअल नोजल नहीं रहते, ब्लेड्स रहते हैं फिक्स ब्लेड जो कि नोजल की तरह बिहेव करते हैं इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में, बट इसमें एक्चुअल नोजल रहते हैं, किसमें, इंपल्स टरबाइन में। उसके अलावा बिकॉज ऑफ लार्ज प्रेशर ड्रॉप इन द नोजल द नंबर ऑफ स्टेजेस आर लेस। ठीक है, अभी हमने ऊपर डायग्राम देखे कि प्रेशर लॉस नोजल में बहुत हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम देखे सडन प्रेशर ड्रॉप होता है ना, देखो हाई, एज कंपेयर टू दैट प्रेशर ड्रॉप इन द reaction turbine is less because there is not actual nozzle, that device acts as a nozzle, fixed blade। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, तो मतलब बेसिकली
फॉर द सेम प्रेशर ड्रॉप वी रिक्वायर नंबर ऑफ स्टेजेस, तो एक से ज्यादा आपको व्हील्स यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन प्रेशर ड्रॉप, बिकॉज हमको अल्टीमेटली स्टीम जो बाहर आ रही है वो साइकिल में हमको कंडेंसर में भेजना है, तो कंडेंसर प्रेशर के करीब करीब लाने की उसको कोशिश करना है, जो टरबाइन एग्जिट हो रहा है और टरबाइन से जो स्टीम एग्जिट हो रहा है उसको। तो अगर वो एक ही स्टेज में अचीव नहीं हो रहा तो हमको नंबर ऑफ स्टेजेस यूज करना पड़ेगा फॉर एक्सपांडिंग द स्टीम इन द टरबाइन। तो इसमें फॉर सेम प्रेशर ड्रॉप नंबर ऑफ स्टेजेस वुड बी मोर इन द रिएक्शन टरबाइन ड्यू टू लेस प्रेशर ड्रॉप पर स्टेज, ठीक है। दैट्स व्हाई रिएक्शन टरबाइंस आर मल्टी स्टेज टरबाइंस ओनली, ठीक है। इंपल्स टरबाइन में सिंगल स्टेज भी होता है जिसको हम सिंगल स्टेज टरबाइन को डी लेवल सिंपल्स टरबाइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर के डायग्राम में लिखा भी हुआ था अगर गौर किए होंगे तो, ठीक है। Now, because of large pressure drop in the impulse turbine, the blade speed and the steam speed are larger. जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप उतनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नोजल के उससे भी देखे हमने। Also, the diagram efficiency decreases rapidly with the change in the design blade speed और steam speed ratio, ठीक है। अभी डायग्राम एफिशिएंसी क्या होती है अभी डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, हम आगे का जब एनालिसिस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। Now, because of a small pressure drop, the blade speed and steam speed are small. Therefore, diagram efficiency versus blade speed steam ratio curve is flat for larger value. So, greater working range is available. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप कम होने की वजह से कम वेलोसिटी मिलती है, तो उसकी वजह से जो वर्किंग रेंज है हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब हमको स्टेप्स में उसको वो करना है ना, क्या बोलते हैं अपना, एक्सपांड करना है स्टीम को, तो थोड़ा सा हम उसको वर्किंग रेंज किसका बढ़ा सकते हैं, इसका जो एफिशिएंसी का जो ऑप्टिमम रेंज रहता है कि इतने से इतना प्रेशर होना चाहिए, या स्पीड, ब्लेड स्पीड और स्टीम स्पीड का रेशियो इतना ऑप्टिमम होना चाहिए फॉर गेटिंग द मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी, तो वो वर्किंग रेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें बहुत कम रहता है वर्किंग रेंज। ये चीज अगेन समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी ये डायग्राम एफिशिएंसी क्या होता है वो अभी हमको पता नहीं है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, ओवरऑल फ्रिक्शन लॉस आर मोर कंपेयर टू लीकेज लॉसेस, ठीक है। तो फ्रिक्शन लॉसेस में इंपल्स टरबाइन में काफी ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाई वेलोसिटी से स्टीम रहती है वो पास होती है किससे, ब्लेड्स के थ्रू, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहे उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लॉस, 4FL जैसे फ्रिक्शन में पड़े ना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेस। और लीकेज लॉस कंपेरेटिवली कम रहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कम रहते हैं इंपल्स टरबाइन में, स्मॉल साइज का रहता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो जितने ज्यादा पार्ट उतने ज्यादा अरेंजमेंट, उतने ज्यादा असेंबली, नट बोल्ट्स या एक्सेट्रा जो भी चीजें उसको असेंबल करने के लिए यूज हो रही है टरबाइन के केसिंग वेसिंग में, तो लीकेज होने के चांसेस स्टीम के बहुत सारी कम जगह है, उतनी ज्यादा इसमें नहीं रहेंगे, इंपल्स में कम पार्ट है और स्मॉल साइज का है। तो वहीं पर रिएक्शन टरबाइन में थोड़ा बड़े साइज का है तो ज्यादा जगह से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स मोर रहते हैं रिएक्शन में ड्यू टू मोर नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। और फ्रिक्शन लॉस कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़े कम रहते हैं क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जो हम स्टेजेस में करते हैं, हम यहाँ पर वेलोसिटी उतनी हाई नहीं रहती इसमें रिएक्शन टरबाइन में, तो पहले क्योंकि हम यूटिलाइज करते हैं उसको अलग अलग स्टेजेस में, तो इस वजह से। तो अभी हम आगे देखेंगे। एन इंपल्स टरबाइन ऑक्यूपाइज लेस स्पेस पर यूनिट पावर एंड सुटेबल फॉर स्मॉल पावर, ठीक है। ये कम स्पेस के लिए ही उनको यूटिलाइज, कम स्पेस लगता है इसके इंपल्स टरबाइन को पर यूनिट पावर जनरेशन, और इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल पावर प्लांट्स, ठीक है। मतलब स्मॉल कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं, और नॉर्मली हम कई जगह कंप्रेसर वगैरह को ड्राइव करना है ऑक्सिलरीज को, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। और रिएक्शन टरबाइन ऑल दी मॉडर्न steam turbines are impulse reaction turbines only, and they require more space per unit power, and they are suitable for medium and large power production because due to higher efficiency as compared to impulse turbine. Okay, so these are the some basic difference between impulse and reaction turbine. If you have any doubt you can ask.